So, in this video, we'll try to understand how non-cooperation movement unfolded. किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ा, इसके अंदर क्या क्या हुआ। तो पिछले में वीडियो में जैसे कि हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ा। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ा। उनका ऐसा करने का कारण ये था कि गांधी जी चाहते थे कि इन दोनों मूवमेंट से को एक साथ जोड़ने से हिंदू और मुस्लिम जो इंडिया की दो मेजर कम्युनिटीज़ हैं वो साथ आ जाएंगी, वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगी और हमें कॉलोनियल रूल को ख़त्म करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो गांधी जी होप दैट बाय कपलिंग नॉन कोऑपरेशन विद खिलाफत, हमने ऑलरेडी देखा कि गांधी जी ही जॉइंड हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी को लगता था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को कपल करने से इंडिया की जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, वो कलेक्टिवली आ जाएंगी, वो साथ साथ आ जाएंगी एंड दे कैन कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू द कॉलोनियल रूल। वो मिलकर कॉलोनियल रूल को एक एंड ला सकते हैं, जो अंग्रेजी शासन है उसका अंत कर सकते हैं। These movements certainly unleashed a surge of popular action that was altogether unprecedented in colonial India. तो ये जो मूवमेंट्स हुए, कौन से मूवमेंट्स? खिलाफत मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन मूवमेंट्स के कारण जो एक बहुत ज़्यादा भाव बहने लग गया, नेशनलिज्म की धारा बहने लग गई कंट्री के अंदर, एंड दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन कॉलोनियल इंडिया। गुलाम भारत के अंदर, अंग्रेज़ों वाले भारत के अंदर ऐसी जो राष्ट्रवाद की धारा, ये सब पहले कभी भी नहीं हुआ था इतने बड़े स्केल पे। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन के अंदर, जैसे कि वी हैड ऑलरेडी सीन दैट ही आस्क्ड फॉर वॉलंटरी रिनंसिएशन फ्रॉम ऑल द एसोसिएशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो अंग्रेजी सत्ता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सत्ता से जितनी भी आपने एसोसिएशन बनाए हुए हैं उन सबको त्याग देना, गांधी जी ने ये मांगा था। तो नॉन कोऑपरेट करने की बात कही गई थी। तो इसी के तहत स्टूडेंट्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया। लॉयर्स दे रिफ्यूज टू गो टू द कोर्ट। जो वर्किंग क्लास थी इट वेंट ऑन द स्ट्राइक टू मैनी टाउन्स एंड सिटीज़। तो जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनके हिसाब से 1921 के अंदर ही पूरे देश में 396 स्ट्राइक्स हुई थी। 6 लाख वर्कर्स उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया था और 7 मिलियन वर्क डेज वो खराब हो गए थे। तो जैसे कि ये सब शहरों में हो रहा था, शहरों में बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे, लॉयर्स कोर्ट में नहीं जा रहे थे, वर्किंग क्लास भी काम पे नहीं जा रही थी, तो ये शहरों में हो रहा था। गाँव में भी बहुत ज़्यादा उत्तेजना देखी जा रही थी, असंतोष देखा जा रहा था। द कंट्री साइड वो सीथिंग विद डिसकंटेंट, कंट्री साइड के अंदर भी डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा था। हिल ट्राइब्स इन नॉर्दर्न आंध्रा वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज। आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर हिल्स हैं और उन हिल्स के अंदर रहने वाली जो ट्राइब है, हिल ट्राइब्स, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट कर दिया। यानी कि उन्हें इलीगल, जो हिल ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकती थी, हिल ट्राइब्स का फॉरेस्ट के अंदर जाना इलीगल था, लेकिन उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत उन फॉरेस्ट लॉज को तोड़ दिया। जो अवध के किसान हैं, अवध के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने टैक्सेस नहीं भरे और कुमाऊं रीजन के जो पीजेंट्स हैं, कुमाऊं रीजन के जो किसान हैं, उन्होंने कॉलोनियल ऑफिसर्स का लोड, उनका वजन उठाने से मना कर दिया। तो ये जितने भी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए, they were sometimes carried out in defiance of local nationalist leadership। ये जितने भी मूवमेंट्स हुए वो लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप की अवज्ञा करते हुए भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चलाए गए थे। पीजेंट्स, वर्कर्स and others interpreted and acted upon the call to non-cooperate with colonial rule in ways that best suited their interest। जितने भी किसान थे, वर्कर्स थे और बाकी लोग, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का मतलब अपने हिसाब से निकाल लिया कि उन्होंने वो मतलब निकाला जो उन्हें ज़्यादा सूट करता था, जो उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा सूट करता था, रेदर देन कन्फर्म टू द डिक्टेट्स लेड डाउन फ्रॉम अबव। अबव का मतलब गांधी जी की तरफ से जो
टॉप लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने जो डिक्टेट्स दिए थे, टॉप लीडर्स ने जो निर्देश दिए थे, डिक्टेट्स का मतलब होता है निर्देश, टॉप लीडर्स ने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों पर ना चल के जो किसान थे, जो वर्कर्स थे या जो बाकी अलग समूह थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन का मतलब अपने हिसाब से ही कुछ निकाल लिया और वो खुद के मतलब से उसका मतलब निकाल कर वो मतलब निकाला जो उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा सूट करे। तो गांधी जी के एक अमेरिकन बायोग्राफर है, एक अमेरिकन बायोग्राफर है लुइस फिशर, उन्होंने लिखा है नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन इपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी। जो अवज्ञा आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो गांधी जी की जिंदगी में और इंडिया की जिंदगी में एक इपॉक बन गया, एक युग बन गया। ठीक है, क्योंकि वो एक इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस लेकर आया और वो एक टर्निंग पॉइंट था, तो वो एक युग की तरह देखा जाने लगा। नॉन कॉपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। जो असहयोग आंदोलन था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो शांत था, इसीलिए वो नेगेटिव था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज नेगेटिव बिकॉज इट वॉज पीसफुल, बट इट वॉज पॉजिटिव बिकॉज इट वॉज इफेक्टिव। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असरदार था, ये उसकी पॉजिटिविटी है, लेकिन वो शांत था, ये उसकी नेगेटिविटी है। इट एंटेल्ड डिनायल, रिनंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आस्क टू डू, एंटेल्ड का मतलब आस्क टू डू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कहता था? डिनायल, अंग्रेज कोई काम करने को बोल रहे हैं, डिनाई देम। रिनंसिएशन, त्यागना, उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस, उनके कोर्ट्स, इन सबको त्यागना। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन में रखना। इट वॉज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। लुइस फिशर कहते हैं कि जो रिनंसिएशन है या फिर जो सेल्फ डिसिप्लिन है, डिनायल है, ऑल दिस दे वर ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो खुद रूल करना पड़ेगा, तो दिस वॉज अ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। As a consequence of the non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundation for the first time since the revolt of 1857. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही रिजल्ट था कि अंग्रेज़ों की जो नींव थी वो एक बार फिर हिल गई थी। पहली बार अंग्रेज़ों की नींव भारत में हिली रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की लड़ाई थी, उस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों की नींव हिल गई थी एक तरीके से। और उसके बाद डायरेक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक बार फिर से उनके रूल को हिलाकर रख दिया था। देन इन फरवरी 1922, तो अभी ये गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था 1919, 20, 21, अभी 1-2 साल चला ही, कि फरवरी 1922 की बात है। उत्तर प्रदेश में एक इलाका था चौरी चौरा, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, किसानों के एक समूह ने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पर और उन्होंने उस पर आग लगा दी। सेवरल कॉन्स्टेबल्स पेरिश्ड इन द कॉन्फ्लेग्रेशन। वो जो अग्निकांड था, कॉन्फ्लेग्रेशन मीन्स अग्निकांड, उस अग्निकांड में बहुत सारे कांस्टेबल्स की मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। दिस एक्ट ऑफ वायलेंस प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर। तो ये जो वायलेंस हुई, वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, हिंसा हुई, इस हिंसा से गांधी जी ने ये जो आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसे तत्काल वापस ले लिया। ठीक है, ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट नो प्रोवोकेशन। उन्होंने कहा कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हिंसा विंसा नहीं होनी चाहिए। ही इंसिस्टेड, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोवोकेशन, कोई भी हिंसा या कोई भी उत्तेजना कैन पॉसिबली जस्टिफाई ब्रूटल मर्डर ऑफ मेन हु हैड बीन रेंडर्ड डिफेंसलेस। ठीक है, तो आपकी कोई उत्तेजना, आपकी कोई मंशा ये बात जस्टिफाई नहीं कर सकती कि किस तरीके से कुछ लोगों की बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई, जो पूरी तरीके से डिफेंसलेस थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, जिनके पास खुद का बचाव करने का कोई विकल्प नहीं था। एंड दे हैड वर्चुअली थ्रोन देमसेल्व्स ऑन द मर्सी ऑफ मॉब, जिन्होंने खुद को उस भीड़ के दया पे छोड़ दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि किसी भी तरह, रीड दिस लाइन, नो प्रोवोकेशन कैन पॉसिबली जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ men who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob.
गांधी जी ने कहा कि किसी भी तरह की उत्तेजना, किसी भी तरह का प्रोवोकेशंस, किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। कि कोई भी उत्तेजना इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि किस तरीके से निहत्थे लोगों को आपने भीड़ के हवाले छोड़ दिया, किस तरह से निहत्थे लोगों की आपने जान ले ली। तो ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल। जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया। गांधी जी को भी मार्च 1922 में अरेस्ट कर लिया गया एंड चार्ज्ड विद सेडिशन, और उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। तो फरवरी 1922 में ऑलरेडी गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो 1922 के बाद उन्होंने गांधी जी ने मार्च 1922 में गांधी जी को और बहुत सारे और भारतीयों को जो इस मूवमेंट से जुड़े थे उन्हें अरेस्ट किया जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चौरी चौरा में जो हत्याकांड हुआ उसके बाद ये सारे एक्शन लिए गए एंड गांधी जी वॉज चार्ज्ड विद सेडिशन। गांधी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। जिस जज ने, द जज हु प्रिसाइडेड ओवर हिज ट्रायल, जो जज थे जिन्होंने उनकी जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता की थी, जो इस ट्रायल को उन्होंने प्रिसाइड किया था, इसकी अध्यक्षता की थी, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड मेड अ रिमार्केबल स्पीच व्हाइल प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंस। जब उन्हें सजा दे रहे थे, वो सजा सुनाते समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। ठीक है, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ही मेड अ रिमार्केबल स्पीच। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही देखने लायक भाषण दिया जब वो गांधी जी को सजा सुना रहे थे। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, रिमार्क्ड द जज, दैट यू आर in a different category from any person I have ever tried or am likely to try। उन्होंने कहा इस तथ्य को नकारना असंभव होगा। It would be impossible to ignore the fact, ये जो फैक्ट है ना, इस फैक्ट को नकारना, इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। That you are in a different category from any person I have ever tried or am likely to try। कि इस तथ्य को नकारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि आप एक बिल्कुल ही अलग श्रेणी के आदमी हैं, आप एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी के आदमी हैं, आप एक बिल्कुल अलग कैटेगरी के आदमी हैं। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट इन द आईज ऑफ मिलियंस ऑफ योर कंट्रीमैन यू आर अ ग्रेट पेट्रियट एंड अ लीडर। इस फैक्ट को भी नकारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि अपने लाखों अपने देशवासियों की नज़रों में आप एक महान देशभक्त हैं और आप एक नेता हैं। Even those who differ from you in politics and look upon you as a man of high ideals and of even saintly life, जो लोग आपसे राजनीति में आपसे राजनीति की जो आइडियोलॉजी है, उस आपकी आइडियोलॉजी से वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते, वो लोग भी आपको एक उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो लोग आपको एक ऐसे आदमी के रूप में देखते हैं हु इज़ मैन ऑफ आइडियल्स। ठीक है, जो आदर्शों का व्यक्ति है, जो कभी भी अपने आदर्शों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, एंड ऑफ इवन सेंटली लाइफ, और एक पूरी तरीके से संत जो है, संत के रूप में देखते हैं आपको, एक पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। सिंस गांधी जी हैड वायलेटेड द लॉ, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment, but said Justice Broomfield। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने कानून तोड़ा है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए आवश्यक है कि आपको 6 वर्षों की सज़ा सुनाई जाए। If the course of events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better pleased than I। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि अगर सजा के इन वर्षों में कोई कमी की जाए, यदि भारत में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इफ़ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन इंडिया, भारत में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की वजह से सरकार अगर आपकी सज़ा को थोड़ी कम करे तो मुझसे ज़्यादा और कोई प्रसन्न नहीं होगा। ये बात जस्टिस ब्रूमफील्ड ने कही थी। तो ये उनका एक बहुत ही रिमार्केबल स्पीच था। फिर आगे हम किस तरीके से उन्होंने सिविल
डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की उसे भी पढ़ेंगे अगली वीडियोस में. एंड वी विल मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट of whatever events happened in Gandhi's life, means in Indian politics. So this is all in this video. Thank you.